Hello everyone, welcome to your favorite class. Today we are start a chapter number 1, Economics, class 9, The Story of Village Palampur. ठीक है बेटा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के हैं, मतलब आपकी बुक में जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 9 में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आपके पास आएंगे। फर्स्टली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन द 10 year ड्यूरिंग द सेंस एंड सम ऑफ द डिटेल्स are presented in the following format. Fill up the following based on the information on Palampur's location. टोटल एरिया ऑफ द विलेज। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जिस तरह से भारत के हर गांव और हर जगह पर सर्वे किया जाता है एवरी 10 year के बाद, और वो क्या होता है, सेंसर के अकॉर्डिंग किया जाता है। उस सेंसर के बेस पे आपसे पूछा गया है कि जो विलेज पालमपुर है उसकी लोकेशन क्या है और टोटल एरिया क्या है। तो आपका आंसर बनेगा, लोकेशन क्या है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब आप बता सकते हैं कि जो पालमपुर का विलेज है उसकी जो लोकेशन है वो बुलंदशहर है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है वो 226 हेक्टेयर है। अब इसमें लैंड यूज़ के बारे में बताया हुआ है कि लैंड यूज़ किस तरह से की जाती है। यहाँ पर फैसिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि विलेज पालमपुर में 2 जो हैं वो प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, और 1 है हाई स्कूल है। मेडिकल के बारे में देखें तो 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। मार्केट क्या की है, रायगंज और शाहपुर की है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होती है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सभी मोस्टली घरों में बिजली के कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इट यूज वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, बिजली की पावर है, वो कुओं से पानी निकालने के लिए या अदर स्मॉल बिजनेस में यूज़ की जाती है। कम्युनिकेशन के अगर मेथड्स देखें तो वहाँ पे वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज। जो विलेज पालमपुर है वो अपने नेबरिंग विलेज से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। 3 किलोमीटर पर रायगंज आता है। ऑल द वेदर ऑफ द कनेक्टेड टू द रायगंज एंड फर्दर ऑफ द शाहपुर, वो रायगंज और शाहपुर से पूरी तरह से कनेक्ट है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुलॉक कार्ट्स, टांगा, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक कार प्रेजेंट। ये सारे क्या है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर बताए गए हैं। और नियरेस्ट टाउन कौन सा है, शाहपुर। ये सारे जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे वेरी शॉर्ट में भी आता है और आपके चैप्टर का ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं क्या वो इनपुट, मतलब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल को हम रेडी या फाइनल गुड्स में चेंज कर देते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर देखो क्या है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द रिलेटिवली लो यील्डिंग सीड। जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पुराने समय से चलती आ रही थी, उसमें लो यील्डिंग सीड का यूज़ किया जाता था। लो यील्डिंग सीड मतलब जिसमें कम इनकम होती है, विच रिक्वायर लेस वाटर, जिसके लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती थी, कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी। फार्मर्स फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मेथड्स आर काउ डंग एंड द अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टाइल्स। जो किसान होते थे वो क्या करते थे, जो भी गाय की गोबर होता था उसी को ही वो मैन्योर मतलब खाद के रूप में यूज़ कर लेते थे। ऑल दिस एलिमेंट्स आर रेडी टू अवेलेबल विद द फार्मर्स। और भी एलिमेंट्स जो थे वो फार्मर के पास होते थे। दे मेक्स देम द लेस डिपेंडेंसी ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, और वो इंडस्ट्रियल आउटपुट पर कम डिपेंड करते थे। बट अब यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं। ये जो मेथड बताया गया है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है। ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। वहाँ पर क्या था, लो यील्डिंग
वैरायटी सीड, ठीक है। दी सीड्स आर रिक्वायर अ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब जो ये सीड यूज़ किए जाते थे ये कम्बिनेशन था केमिकल फर्टिलाइजेशन का और पेस्टिसाइड्स का, जबकि जो पहले सीड यूज़ किए जाते थे उसमें क्या था, लेस वाटर फॉर इरिगेशन चाहिए होता था हमें, और वो सिंपली काव डंग से ही हमारा मैन्योर रेडी किया जाता था। क्लियर स्टूडेंट? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक द ट्रैक्टर्स एंड द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। देखो, मॉडर्न फार्मिंग में क्या होता था कि जो ट्यूबवेल थे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले थे, मतलब इंसान को खुद से पानी नहीं खींचना पड़ता था, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला होल जो बटन होता है उसको प्रेस करता था और पानी जो है उनको अवेलेबल हो जाता था। All these elements are the manufactured in industries. Hence, it would be right to say that modern farming method make use of the greater number of the industrial output as compared of traditional farming method. तो अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड क्या थे और मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। देखो, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि किस तरह से पालमपुर गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हुई उसने किस तरह से जो वहाँ के किसान थे, फार्मर थे, किस तरह से उनकी हेल्प की। मतलब पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी के आने से उनकी क्या हेल्प हुई। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द पालमपुर ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन द विलेज। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो पालमपुर गांव में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इरिगेशन का, मतलब जो सिंचाई के साधन थे उनको चेंज कर दिया गया। पर्सन व्हील्स गेव वे टू इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल। देखो, जो पैरों से हाथों से चलने वाले पहिए थे वो चेंज कर इलेक्ट्रिसिटी वाले बन गए, ठीक है। विच रेड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फार्मर अपॉन रेनफॉल। अब बारिश पर भी किसानों की डिपेंडेंसी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से वो ट्यूबवेल से पानी इजीली ले सकते थे। लैंड टू इरीगेटेड बट द मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। देखो, बताया गया है कि 1970s के मिड में 200 हेक्टेयर एरिया जो था वो कल्टिवेटेड किया गया। द इम्प्रूवमेंट इन द इरीगेशन अलाउड द फार्मर टू ग्रोथ देयर डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर। अब इससे क्या हुआ कि वो एक ईयर के अंदर जो है 3 डिफरेंट टाइप की क्रॉप जो है वो कल्टिवेट कर सकता था। thereby ensure that the cultivable land was being used to producing the maximum possible output। इससे क्या हुआ कि जो भी वहाँ पर लैंड जो थी कल्टीवेट की जाती थी उससे मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो है हमें मिलता था। स्टूडेंट, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मे भी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन तीनों क्लियर हो गई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए।